नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय और मेरे साथ है सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। इन दिनों आईएएस कैडर रूल्स को लेकर ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स तक चर्चा का दौर परवान पर है। दरअसल केंद्र सरकार आईएएस कैडर रूल्स 1954 में संशोधन करना चाह रही है। माना जा रहा है कि इसी बजट सत्र में संशोधन किया जा सकता है, जिसके बाद केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार को बाईपास कर किसी भी आईपीएस को डेपुटेशन पर बुला सकती है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर राय देने को भी कहा। आपको बता दें कि आईएएस कैडर नियम 1954 के तहत आईएएस अफसरों की भर्ती केंद्र सरकार करती है, जबकि राज्य के कैडर दिए जाने पर ये अधिकारी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ऐसे में किसी भी आईएएस के डेपुटेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बातचीत करते हैं और दोनों की सहमति पर ही डेपुटेशन किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव का विरोध शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इस प्रस्ताव का विरोध जताया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध जताते हुए इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। आज इस खास शो में बहस इसी मुद्दे पर कि क्यों अफसरी पर केंद्र वर्सेस राज्य हो रहा है। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। सबसे पहले उन्हीं से आपको मिला देती हूँ। आरसी चौधरी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस। तो वहीं जगरूप यादव जी हमारे साथ है, पूर्व आईएएस ऑफिसर आप हैं। और साथ ही देवेंद्र शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। अब ऐसे में सुधांशु माथुर जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हुए, क्योंकि बेहद खास ये मुद्दा है। अब ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे को लेकर? ये देखिए, जब से केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र भेजा है, एक पत्र तो उन्होंने 2021 में भेजा था और राज्यों से राय जानी थी कि जो भी अखिल भारतीय सर्विस के जो अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं या वन सेवा के अधिकारी हैं, उनकी डेपुटेशन के ऊपर क्यों ना केंद्र सरकार जो है, अगर किसी को प्रतिनियुक्ति पर बुलाता है तो राज्यों की जो परमिशन लेनी है उससे क्यों नहीं इन अधिकारियों को अलग कर दिया जाए और सीधा ये केंद्र सरकार के अधीन रहे। और चूंकि जितने भी अधिकारी हैं ये सब केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करता है, यहाँ तक कि इनकी जो सैलरी है वो भी केंद्र सरकार ही देता है। किसी भी आईएएस आईपीएस की सैलरी जो है वो राज्य सरकार नहीं देती है, वो सैलरी जो है वो केंद्र सरकार देती है। अब केंद्र का ये कहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ गए आज़ाद भारत के बाद से लेके आज तक, कि जब केंद्र अपने ही अधिकारी को अपने पास वापस बुलाने के अंदर उसको राज्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अभी तक जो एक परिपाटी बनी हुई है या एक जो नियम बना हुआ है उसमें एक कि अगर किसी अधिकारी को वापस अपने मूल जो उसका पेरेंटल बॉडी है, जो केंद्र में अगर उसको जाना है तो राज्य से उसको एनओसी लेनी पड़ती है। जो ये एनओसी की एक प्रक्रिया है उसके अंदर अनेकों बार राज्य और केंद्र के बीच में जो है वो काफ़ी टकराव भी हुए हैं। बंगाल का उदाहरण है, तमिलनाडु का उदाहरण है, तो ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हैं कि जब केंद्र को अपने ही अधिकारी को वापस बुलाने के लिए उनको राज्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब चूंकि केंद्र सरकार चाहती है, एक तो केंद्र सरकार का तर्क ये है कि उसके पास अधिकारियों की कमी है, दूसरा उसका तर्क यह है कि हमारे ही अधिकारी पैसा भी हम दें लेकिन राज्य सरकार उन पर दादागिरी करे और उनको जब हमें जरूरत हो तब रिलीव नहीं करे। अगर 2021 के आंकड़े देखें तो करीब 5200 आईएएस जो है इस समय देश के अंदर कार्यरत हैं और 480 के करीब आईएएस जो है वो केंद्र में कार्यरत हैं। केंद्र का ये कहना है कि बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन या पूरी दुनिया के अंदर अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कोई एमओयू वगैरह साइन होते हैं तो उनको जो है आईएएस की जो है अपने अधिकारियों की कमी पड़ रही है और वो दूसरे विभागों से, चाहे वो रेलवे सर्विसेज हो या आपके टेलीफोन की जो है उन सर्विसेज से उनको अधिकारियों को लेकर और अपना काम चलाना पड़ रहा है। तो जो 2021 में राय मांगी गई थी, अचानक एक लेटर 12 जनवरी 2022 को राज्यों के पास जाता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप 25 जनवरी तक राय दीजिए कि अगर हम 1954 के रूल 6 के अंदर जो प्रतिनियुक्ति का को लेकर जो रूल है उसमें अगर संशोधन करते हैं तो राज्यों को
क्या आपत्ति है या आपत्ति नहीं है, तो वो 25 जनवरी तक केंद्र को बताएं। अब चूंकि एक खबर ये आ रही है कि 31 जनवरी से जो संसद का सत्र होने जा रहा है, उसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि संशोधित जो बिल है उसको वहाँ पास कराया जा सकता है। ऐसे में राज्य जो गैर भाजपाई जो राज्य हैं, जो सरकारें हैं, उनका सबसे ज़्यादा विरोध आ रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, आपके छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो और महाराष्ट्र। इन राज्यों ने सबसे ज़्यादा जो है वो इसका विरोध किया है। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमारे साथ काफ़ी एक समृद्ध पैनल है और जगरूप सिंह जी जो खुद रिटायर्ड आईएएस हैं, मैं चाहूँगा कि जगरूप जी आप ही बताएं कि आखिर ये जो द्वंद्व की स्थिति आई है, इसका मूल कारण क्या है? सुधांशु जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो CDR के तहत, मतलब सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व के तहत हर राज्यों से केंद्र को अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है और विभिन्न स्तरों के अधिकारी वहां केंद्र सरकार में जाते हैं। और इसमें वर्तमान जो प्रावधान है, जो डेप्यूटेशन रिजर्व नियम 1954 के रूल 6(1) के तहत वर्तमान में ये प्रावधान प्रवर्तित होते हैं, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी की सहमति से केंद्र में या अन्य राज्य में किसी भी अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाती हैं। और रही बात इस बात की कि केंद्र भर्ती करता है, डेफिनेटली केंद्र भर्ती करता है, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करता है, वहाँ का आहरण वितरण भी वहाँ से होता है, वितरण स्टेट करते हैं। लेकिन अगर आप संविधान के जैसे क्लॉज 1 को देखें, अनुच्छेद 1 को देखें, तो उसमें लिखा है कि इंडिया दैट शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब केंद्र है वो भारत है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो संघों का कन्फेडरेशन है वो एक तरह से। तो आप ये नहीं कह सकते कि जैसे केंद्र और राज्य, केंद्र जब ये अखिल भारतीय सेवाओं की प्राकल्पना की गई थी तो ये जान के की गई थी कि अखिल भारतीय कैरेक्टर देने के लिए चीज़ों को कि ये की गई थी। अब ये संप्रति जो विवाद है, अगर इसमें नियत और नियति इसकी ठीक हो जब, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। सच है कि केंद्र के पास पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं है, उनके योजनाओं के क्रियान्वयन, नीति निर्माण और समंकों का संकलन और उनको अमली जामा। बीच में जरा सा आपसे जानना चाहता हूं कि अगर केंद्र वापस अपने अधिकारियों को बुलाती है या उनको बुलाने के किसी नियम में संशोधन किया जाता है, तो राज्यों को क्यों आपत्ति हो रही है? इसमें सुधांशु जी, मूल विषय यह है कि जो उसमें राज्यों की सहमति वाला क्लॉज है उसका फोकस हटाया जा रहा है। अभी भी पूर्व में भी 6(1) में भी है कि राज्यों की सहमति होगी और अमूमन असहमति होगी तो केंद्र का निर्णय है, वो राज्य उसको दायित्वाधीन है उसको क्रियान्वित करने के लिए, लेकिन उसमें कोई समय सीमा नहीं है। अब संप्रति जो नियम बनने जा रहे हैं या जिस पे 25 जनवरी तक राय ली गई है, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए केंद्र किसी अमुक अधिकारी की, किसी स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति चाहता है और राज्य अगर उस पर अपनी सहमति नहीं देता, तो एक तो उसके राज्य की सहमति के बिना वो ले सकेगा, दूसरा उसका निश्चित समय सीमा में राज्य उसको निर्णय को, चाहे वो संख्या को लेके हो, जैसे संख्या भी जो सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व की संख्या है वो केंद्र और राज्य मिलकर तय करते हैं। एक बार संख्या तय होगी तो सभी राज्यों से विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की सूची मांगी गई है। सूची मांगने के पश्चात यदि उनका डेप्यूटेशन केंद्र कर देता, राज्य उनको अगर अपनी सहमति नहीं देता है छोड़ने के लिए, तो कई योग्य अधिकारी अगर केंद्र को अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन राज्य सरकार में भी जो योग्य अधिकारी उनको वहां पे डेप्यूटेशन के लिए राजनीतिक क्षेत्र से भी हैं। तो मैं चौधरी जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे अशोक गहलोत जी ने पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने कहा है कि अपनी आपत्ति भी दर्ज कराइए, तो इसमें राजनीति क्यों नजर आ रही है? चौधरी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो यादव साहब ने जो बात कही, संविधान के आर्टिकल 1 का जो जिक्र किया, उसके अंदर जो संघवाद है, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसके अंदर संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई और तीनों के अंदर अधिकारों का जो है वो विभाजन किया गया है, ताकि कोई भी शासन, कोई भी सत्ता निरंकुश ना हो। आज जिस प्रकार जो चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से जो बदलाव की जो बात हो रही है, केडर को लेकर जो बात हो रही है, उससे संबंधित एक लेटर केंद्र की सरकार ने, DOPT विभाग ने एक जारी किया था 2020 में। उन्होंने ये कहा कि 2007 के बैच के बाद में जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, अगर वो जॉइंट सेक्रेटरी पे या किसी दूसरे चीज़ पे अगर वो प्रमोशन चाहते हैं और उस पर कुछ पोस्टिंग चाहते हैं, तो उन्हें 16 साल के दौरान 2 साल वहाँ पे केंद्र पे डेपुटेशन बिताना ही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बात ये कह रहे हैं
कि वहां पे योजनाएं क्रियान्वित होती हैं या योजनाएं प्रभावित होती हैं, वहां पे केडर की कमी है। राजनीति का नजर आ रहा है। मूल प्रश्न यह है कि जितने भी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें कहा है कि इसके अंदर राजनीति नजर आ रही है। अब मेरे को एक चीज बताइए, केंद्र के अधिकारी है, केंद्र उनको वापस बुला रहा है, तो राजनीति कहां से? मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र ने चयन किया, केंद्र ने स्टेट को केडर अलॉट किया, वो अधिकारियों को केडर अलॉट करते ही वो उस राज्य की संपत्ति है, उस राज्य के वो कर्मचारी हैं, राज्य के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार अब क्या करना चाह रही है? अभी ये जो केंद्र की सरकार राज्य है, की संपत्ति कैसे हो गया आईएएस? राज्य की संपत्ति कैसे हो? नियंत्रण में हो सकता, संपत्ति नहीं हो सकता। नियंत्रण पे ही है ना। आपको केडर किसने किया? इसी को लेके जून 2021 के अंदर केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा, केडर को लेकर चेतावनी दी। राज्य जो केडर की अनुशंसा करके भेजते हैं, जिसके आधार पे नियुक्तियां देते हैं, जब नियुक्ति दे दी गई उसके बाद में राज्य की बहुत सी योजनाएं प्रभावी होती हैं। केंद्र का तो एक, मैं देवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा सर। एक केंद्र का आरोप यह भी है कि अधिकारी हमारे हैं, काबिल अधिकारियों को हम चयन करके राज्यों के पास भेजते हैं, लेकिन जब भी राज्यों के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है तो इन्हीं अधिकारियों को या तो ठंडे बस्ते में बिठा दिया जाता है, और तो सत्ता परिवर्तन के साथ आईएएस जो लॉबी है या आईपीएस लॉबी है, इसको जोड़ने का क्या तात्पर्य है? सुधांशु जी, बहुत स्पष्ट है ये जो सरकार केंद्र में है, इसके जो अब तक की गतिविधियां हैं उससे जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है स्टेट्स में, उनको डाउट होना स्वाभाविक है। देखिए, किसान बिल था, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, उन्होंने बुलडोज करके और ये एग्रीकल्चर एक्ट जो है वो पारित किए, और उसके बाद जो कुछ हुआ हम लोगों के सामने है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जिनसे ये शक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के पावर्स रिड्यूस करना चाहती है। अब जो ब्यूरोक्रेसी एक महत्वपूर्ण कड़ी है पावर्स को कंट्रोल करने की, आईएएस जो कैडर जो स्टेट को अलॉट किया जाता है वो इसलिए अलॉट किया जाता है क्योंकि हमारा सिस्टम फेडरल सिस्टम है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये एक सेंट्रिक गवर्नमेंट नहीं है अमेरिका की तरह से कि एक राष्ट्रपति हो। स्टेट को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। यहाँ पर विवाद ये भारतीय जनता पार्टी या अब मौजूदा सरकार के वक्त में ये इतना बड़ा उठा है, अदरवाइज तो एक दूसरे के खिलाफ पार्टियों के स्टेट में सरकारें होती हैं। दामोदर जी के पास चलते हैं, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। दामोदर शर्मा जी, हमेशा ये आरोप क्यों लगते हैं कि आईएएस अधिकारी भी सरकारों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, और जब इच्छा होती है तब वो केंद्र में वापस आना चाहते हैं, और केंद्र बुलाती है तब वो नहीं आते? बहुत सारे उदाहरण हैं, बंगाल, तमिलनाडु, ऐसे कई सारे उदाहरण। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मेन बात ये है कि अधिकारी तो सेंट्रल सर्विस के ही होते हैं, आईएएस तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स करा करके आईएएस का सिलेक्शन करती है, ये बात सही है। लेकिन इसके बाद में जब कार्डर अलॉटमेंट हो जाता है तो अधिकारी अपने अलग अलग स्टेट्स में चले जाते हैं, और उनको हमेशा पूरे कैरियर में ज़्यादातर उसी स्टेट में रहना होता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई हो। उसमें एक प्रोविज़न ज़रूर है कि अधिकारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे बुला सकती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो फेडरल सिस्टम होने की वजह से संबंधित राज्य सरकार की सहमति चाहिए, और अधिकारी जिसको बुलाया जा रहा है उसकी भी सहमति चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, उस अमेंडमेंट के बारे में ज़रूर ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ पर अधिकारियों की कमी की वजह से किसी भी स्टेट के अधिकारी को वो स्टेट नहीं चाहे तो भी, और वो अधिकारी नहीं आना चाहे तो भी बुला सकती है, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि दूसरा पक्ष ये है कि राज्य सरकारें ये कहती हैं कि हमारे यहाँ से ज़्यादा अधिकारियों को या उच्च स्तर के अधिकारियों को बुला लिया जाएगा, सचिव स्तर के या एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, तो हमारे यहाँ अधिकारी कम पड़ जाएंगे। और ये बात सही है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि यूपीएससी को राज्यों की आवश्यकता के अनुसार 5-10% अधिकारी ज़्यादा ही रिक्रूट करने चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आसानी से डेपुटेशन पे जा सके या सेंट्रल गवर्नमेंट में रह सके। राजेंद्र जी शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। राजेंद्र जी, केंद्र सरकार का निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय किया, भी प्रस्ताव किया है, निर्णय तो अभी किया नहीं है। 25 जनवरी तक
राज्य सरकारों को अभी लिखा है कि भाई आप अपनी टिप्पणियां दें और निर्णय 25 जनवरी के बाद इस पे निर्णय किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं उनमें आईएएस अधिकारियों की कमी है। राज्यों को डेपुटेशन पर केंद्र में अपने अधिकारी जो निश्चित अनुपात में निश्चित संख्या में होते हैं वो भेजे जाने चाहिए, परंतु राज्य सरकारें नहीं भेजती है। अभी जैसे हमारे दूसरे मित्र कांग्रेस के संघवाद की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जब हमारे प्रधानमंत्री जी साइक्लोन के लिए जो आपदा हुई थी, प्राकृतिक आपदा, उस समय रिव्यू मीटिंग लेने के लिए गए तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में ही नहीं आए। ये क्या संदेश देना चाहते हैं संघवाद के बारे में? ये संघवाद के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब भारत का प्रधानमंत्री भटिंडा में यात्रा के लिए जाए, पंजाब की यात्रा के लिए, तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी और डीजी तक भी वहाँ उनको रिसीव नहीं करे? मैं समझता हूँ कि ये बातें, इससे ऐसा लग रहा है कि ये लगता है संघवाद के खिलाफ बातें खुद ये कांग्रेस की सरकारें या विपक्ष की सरकारें कर रही है। और अब ये अपने अधिकारियों को केंद्र में इसलिए नहीं भेजना चाहती कि वो ये मानती है कि अगर ये वहां चले जाएंगे तो हमारी लूपहोल से वो केंद्र सरकार को दे देंगे। मैं समझता हूं कि इतनी संकीर्ण मानसिकता जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हो जाएगी कितना सहमत तो फिर ये देश शेखावत कैसे साहब की बात चलेगा? से? चौधरी साहब, कैसे चलेगा देश? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, शेखावत साहब को, कि उन्होंने सहृदयता से इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात का जिक्र किया। उन्हें पता है कि अल्पना उपाध्याय जो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जो अपने रिटायरमेंट के अंतिम दिन थे, केंद्र की सरकार ने कहा कि वो केंद्र पे आके सूचित करें। ये शक्ति का केंद्रीकरण चाहते हैं, ये कार्यपालिका पे नियंत्रण चाहते हैं, संघवाद पे हमला चाहते हैं। यही इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि तमाम जो संघीय ढांचा है उस ढांचे पे, इन्हें जब बठिंडा का जिक्र किया, वहां पे जो राज्य का कैबिनेट मंत्री रिसीव करते हैं, उन्हें उनसे कोई फिक्र नहीं है। चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं गए? चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं गया? ये इनका अहंकार है कि हम जहां पे जाएं, जिसको चाहे जब बुलाएं और जब डांगना चाहे, पूरे राज्य में नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के मंच। धन्यवाद शेखावत साहब, आपने जिस बात को स्वीकार किया, और धन्यवाद शेखावत साहब, आप उन सबको भी कहना चाहता हूं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 6 राज्यों ने विरोध किया। ये लेटर लिखा गया दिसंबर 20 को, 27 दिसंबर को, और 6 जनवरी को। और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शासित एक राज्य का बता दीजिए, उल्लेख कर दीजिए, जिन्होंने केंद्र के इस पत्र का जवाब में सहमति दी हो। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने अभी तक सहमति नहीं दी। 6 राज्यों ने विरोध किया है, भाजपा ने भी सहमति नहीं दी। 4 लेटर लिखे जा चुके हैं। दिसंबर में लिखा गया, अभी तो 25 जनवरी आनी है चौधरी साहब, 12 जनवरी को। लेकिन आपको 25 जनवरी अगर मान लीजिए 1% हम मानते हैं, 1% हम मानते हैं कि केंद्र सरकार जिस नियत से या इसके अंदर संशोधन करना चाहती है, तो जो पूरी एक व्यवस्था है, जो अखिल भारतीय सर्विस की व्यवस्था, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उससे सुधांशु जी, इसमें 2 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि जैसे जेएस लेवल पे है और ख़ास तौर से निदेशक लेवल पे अधिकारी जाना पसंद नहीं करते, तो वो संवर्ग के पद वहाँ ज़्यादा खाली रहते हैं। जेएस के उप सचिव और निदेशक के, और पुलिस में आईपीएस में जैसे पुलिस अधीक्षक और डीआईजी तक के, और आईआरएस में भी, और इसमें भी दूसरी सेवाओं में भी, जो यूजुअली जो वहाँ पे सुप्रीम नहीं होते, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल पे सब अपना एम्पैनलमेंट के हिसाब से जाना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात जो अब नए प्रस्तावित संशोधन है, उसमें एक बहुत वैसी बात है कि जनहित में केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पे मंगा सकेगी, बुला सकेगी, और उसको राज्य सरकार भेजने के लिए बाध्य होगा। उसको असहमति का अधिकार उससे छीन लिया है। इससे क्या होगा कि केंद्र इसको टूल के रूप में यूज कर सकता है, जैसा कि बंगाल में भी राजनीति की संभावना ज्यादा बहुत अधिक है। बंगाल में, तमिलनाडु में आप जब देखिए, बंगाल में न केवल अल्पन उपाध्याय, बंदोपाध्याय के अतिरिक्त 3 आईपीएस अधिकारियों को, जैसे बिल्कुल जगरूप जी, तमाम बातें हैं, पर अब ऐसे में वक्त भी खत्म हो चुका है। और साथ ही ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा नाम है कि किसी भी देश की रेड होती है, और ऐसे में इसी रेड को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकारों में विवाद हो रहा है, उसको लेकर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि समाधान जल्द से जल्द ही निकले, और ताकि जल्द से जल्द समाधान निकले तो साथ ही ब्यूरोक्रेसी में भी एक पॉजिटिव मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधांशु माथुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज के इस मुद्दे का और इस मुद्दे पर बहस का वजह यही है कि ब्यूरोक्रेसी में एक पॉजिटिव मैसेज जा सके और गुड गवर्नेंस में
में कोई स्पीड ब्रेकर ना आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी स्मूथ रहेगी तभी शासन स्मूथ रहेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।